नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों पर हरियाणा में सियासी संग्राम जारी है, जहां एक तरफ हरियाणा के सीएम नायब सैनी और उनकी सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक केंद्र की उपलब्धियां बता रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के 10 साल के कामकाज से बीजेपी के 11 साल की तुलना करके कांग्रेस को घेर रहे हैं। वहीं बीजेपी अपनी उपलब्धियों के साथ कांग्रेस की नाकामियां भी गिना रही है। उधर विपक्ष भी केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार को आड़े हाथ ले रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए 11 साल बीजेपी का शासनकाल पूरी तरह से विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि 11 साल में ना तो केंद्र ने हरियाणा को कोई बड़ी परियोजना दी और न ही राज्य सरकार केंद्र से कोई बड़ी परियोजना ला पाई। यानी हरियाणा में डबल इंजन सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। हुड्डा ने तथ्यों और आंकड़ों के साथ बीजेपी और कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड की तुलना की। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि, बिजली, दलित, पिछड़े, महिलाओं समेत हर वर्ग के कामों का ब्यौरा साझा किया। केंद्र के 11 साल पर सियासी संग्राम बदस्तूर जारी है। इस संग्राम का क्या होगा परिणाम? किसका होगा नफा, किसका होगा नुकसान? यह सवाल है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा कि 11 साल में बीजेपी ने क्या किया हरियाणा के लिए, केंद्र ने क्या किया हरियाणा के लिए, डबल इंजन ने क्या किया हरियाणा के लिए और 10 साल में कांग्रेस ने क्या किया। हालांकि संग्राम जरूर छिड़ा हुआ है। अब आगे की सियासी रूपरेखा किस तरह की बनेगी? कांग्रेस जो घेर रही है सरकार को, बीजेपी सरकार को, सैनी सरकार को, उसके क्या फायदे, प्रोज एंड कॉन्स किस तरीके से देखने को मिलेंगे और सियासी पटल पर इसका कितना इंपैक्ट होगा बड़े स्तर पर हरियाणा की सियासत में? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। प्रदेश की सियासत में भजनलाल चौटाला, बंसीलाल और हुड्डा के राज में तत्कालीन विपक्ष ने सरकार के खिलाफ चार्जशीट लाने की परंपरा शुरू की थी। इस चार्जशीट ने कई मर्तबा माहौल बनाया तो सरकार की सत्ता ही चली गई। अब बीजेपी के आने के बाद नई रवायत शुरू हुई है। मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर बीजेपी दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर जिलों तक में सरकार के कामों की वाहवाही कर रही है। आंकड़े देकर कांग्रेस के 10 साल के मुकाबले मोदी सरकार के 11 साल को गुड, बेटर, बेस्ट बता रही है। तो बड़े चौधरी हुड्डा को नागवार गुजरा, वो भी मैदान में आ गए। लो, तुम्हारे 11 साल के कार्यकाल पर हमारे 10 साल ही भारी पड़ रहे हैं। उनमें विकास में क्या लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के विशेष लगाव है। वे 11 वर्षों में 14 बार हरियाणा पधारे हैं। तो वे 14 बार हरियाणा पधारे हैं तो क्या क्या करके गए हरियाणा में, ये मैं बताऊंगा आपको। और हर बार उन्होंने हरियाणा को बड़ी बड़ी परियोजनाएं दी, उन्होंने कहा। और किस किस का दिया? एक तो 800 मेगावाट का सुपर थर्मल जो है यमुनानगर में, मतलब सवाल इस बात को, तो हमारे टाइम के मंजूर हुए हैं। 11 साल डिले कर दिया उन्होंने। 11 साल पहले बनना शुरू होना चाहिए था, अब कर रहे हैं। इसी प्रकार से इन्होंने जो कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, रेलवे कोच, रेलवे रिपेयर फैक्ट्री, रेलवे कोच फैक्ट्री मंजूर हुई थी, वो इसमें बदल गई। ये सारी बातें मैं लूँगा, ये तो मोटी मोटी बता रहा हूँ आपको। तो इसके आधार पर बताता हूँ आपको थोड़ा सा 11 साल में हरियाणा में क्या किया इन्होंने। यानी ये सियासी जादूगर अपना अपना जादू दिखाना चाह रहे हैं और जनता दर्शक बनी हुई है। नए स्वास्थ्य विद्यालय, 6 नए मेडिकल कॉलेज हमारे समय में खुले। करनाल, मेवात, खानपुर, महेंद्रगढ़, भिवानी और फरीदाबाद। एम्स 2 जो एम्स बाड़सा में खुला। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बाड़सा में खुला, जो ये कह रहे हैं उनकी देन है, वो देन इसमें लिखा है, आपने उनको पढ़ोगे तो लिखेंगे। इसी प्रकार एम्स 2 में हमने 10 सुपर स्पेशलिटी संस्थान मंजूर करवाए थे। 641 नए ग्रामीण अस्पताल बनाए। शिक्षा भी देख लो आप। हमने जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ बनाया। 12 नए सरकारी विश्वविद्यालय बनाए।
154 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए, 56 नए IITI बनाए, 4 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। ये हमारे समय की उपलब्धि थी। वैसे जिस तरीके से कांग्रेस प्रदेश के अपने संगठन को लेकर तेजी दिखा रही है, जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं, कांग्रेस का संगठन बनने के बाद तो लगता है कि सियासी पारा और चढ़ेगा, मौसम की गर्मी से भी ज्यादा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो सियासी संग्राम लगातार जारी है और इस बार भूपेंद्र हुड्डा पूरी तैयारियों के साथ आए हैं, आंकड़ों के साथ आए हैं। तो लगता है कि तैयारियां कांग्रेस की बड़े स्तर पर हो रही हैं। केंद्र से खासकर राहुल गांधी की तरफ से कुछ विशेष निर्देश जरूर दिए गए होंगे। तो बीजेपी को किस तरीके से परास्त करेंगे, बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी चट्टान की तरह प्रदेश में बनी हुई है। तीसरी बार जनता ने बड़ा मैंडेट दिया। देवेंद्र, किस तरीके की सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं? इस बार तो हुड्डा साहब आंकड़ों के साथ पेश आए हैं और कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की 10 साल की जो कार्य प्रणाली थी, जो शासन काल था, बीजेपी पर 11 सालों पर भारी है। किस तरीके का माहौल बनता नजर आ रहा है? देखिए सौरभ, आज भूपेंद्र हुड्डा ने जवाब दिया है। जेपी नड्डा जी ने राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियां बताई। फिर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फिर जिला स्तर पे, जैसे पानीपत में कल विपुल गोयल आए हुए थे, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी कि जिलों में जाओ। मतलब उन्होंने ठीक है काम किया है, लेकिन मैं बतौर पत्रकार अगर अपनी राय दूं तो काम देखिए कांग्रेस सरकार में भी बहुत हुए हैं। गिनाने लायक और बताने लायक कांग्रेस सरकार में भी बहुत काम हुए हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं ताकि यहां के बीजेपी कांग्रेस दोनों नेता इसका विश्लेषण करें। पानीपत एक औद्योगिक शहर है, दिल्ली NCR का शहर है पानीपत। हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट होता है यहां से। 4 लाख लोगों को, प्रवासियों को यहाँ रोजगार मिला हुआ है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को बहुत टैक्सेस आते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए महीने के टैक्सेस। पानीपत की बात करूं तो कांग्रेस राज की बताता हूं मैं आपको। कांग्रेस राज में देखिए ये जो फ्लाईओवर है पानीपत के ऊपर, 10 किलो का कॉरिडोर, क्योंकि पानीपत से हमेशा जाम रहता था। पानीपत में बहुत लोग परेशान थे, शहर के लोग, क्योंकि बाहर की गाड़ी आती थी। 10 किलोमीटर का कॉरिडोर बना। हालांकि ये पेड है, प्राइवेट कंपनी चला रही है, लेकिन लोगों को सुविधा मिली है। पानीपत रोहतक हाईवे बना था, ये उस सरकार में बना था। गवर्नमेंट कॉलेज कभी नहीं बना पानीपत में, कांग्रेस सरकार में गवर्नमेंट कॉलेज बना था। TDI का एक फ्लाईओवर है, रेलवे ओवर ब्रिज, वो बना था। हॉस्पिटल 45 करोड़ रुपए से बना पानीपत का। आपको याद हो कांग्रेस की सरकार में भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, यहाँ के विधायक बलवीर पाल शाह रूठ कर घर बैठ गए थे। बोलते हैं मैं कांग्रेस के साथ काम नहीं करूंगा। भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री होने के नाते उनको मनाने आए थे घर के, रूठे के। उन्होंने कहा, वे जिद पे अड़े थे कि अस्पताल है जिले का, ये वो 43 करोड़ कांग्रेस राज में मंजूर हुआ था। पानीपत का हॉस्पिटल आज ऐसे है जैसे दूर से ऐसे रहता है कोई होटल हो 5 स्टार। तो बहुत सारे काम, हुड्डा की बिल्डिंग है बहुत बड़ी, HSB अथॉरिटी की बिल्डिंग बनी है। काम बहुत हुए हैं कांग्रेस सरकार में भी, जिसको हुड्डा बताना चाह रहे हैं या मैं जो बता रहा हूं। लेकिन बीजेपी में भी काम हुए हैं। बात वही है, सरकार कोई हो, अपनी उपलब्धियों को बखान करने में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। शायद हुड्डा को ये बात नागवार गुजरे कि हमने इतने काम किए और कांग्रेस दिल्ली चंडीगढ़ से लेकर जिलों में वाहवाही करिए। मतलब इसके एक लाइन में बताऊं तो बीजेपी मार्केटिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग बहुत अच्छी कर लेती है। अब महेश, किस तरीके की परिस्थिति नजर आ रही है? इस बार तो हुड्डा साहब पूरी तैयारी के साथ आए हैं और ये भी बता रहे हैं कि हमारी सरकार में क्या हुआ था। कांग्रेस हाशिए पर जरूर है, लेकिन कमबैक करने की कोशिश कर रही है, ये कहा जा सकता है, जो तैयारियां देखने को मिल रही हैं उससे। देखिए, बिल्कुल कमबैक करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है और तैयारी के साथ भी आए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन तैयारी करने में भी बहुत देर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कर दी गई है। अब संगठन बनाने का जिक्र कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं और किस तरह का संगठन बन पाएगा, बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने का जिक्र होने लगा है। दरअसल जीती बाजी हार गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बाद जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनके हौसले पस्त हैं। और जिक्र यहाँ पर चल रहा है कि परफॉर्मेंस क्या थी। देखिए, परफॉर्मेंस बतौर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी विकास कार्यों को लेकर हर तरफ काम किए गए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन बावजूद इसके ये जरूर कहा जाता था कि रोहतक का मुख्यमंत्री, रोहतक से मतलब सिर्फ रोहतक से नहीं था, रोहतक से मतलब झज्जर भी था और सोनीपत भी था। ये झज्जर और सोनीपत क्यों? क्योंकि ये साथ लगते भी इलाके हैं और झज्जर का इलाका रोहतक लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। तो ऐसे में यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लोकसभा क्षेत्र का खास ख्याल भूपेंद्र सिंह हुड्डा रखा करते थे। फिर चाहे
नौकरियों की बात हो, चाहे विकास की बात हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारा का सारा विकास रोहतक में ही किया गया या झज्जर में ही किया गया। पूरे हरियाणा का विकास भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया गया था। हाँ, यह अलग बात है कि रोहतक और झज्जर प्राथमिकता पर थे, चाहे नौकरियों की बात हो। यहाँ नौकरियों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में क्षेत्रवाद हावी था। नौकरियों पर सबसे ज्यादा जो अगर एड्रेसेस लगाए गए कर्मचारियों के देखे जाते तो या तो रोहतक का होता या फिर झज्जर का। क्षेत्रवाद नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में सबसे ज्यादा उस इलाके में फायदा देखने को मिलता था। और बाकी हरियाणा में भी कुछ जगहों पर यह भी देखने को मिला कि किसी और इलाके का रहने वाला था और रोहतक में एड्रेस चेंज करवाकर वहां से नौकरी हासिल करने की कोशिश की गई। यानी एड्रेस लोग इसलिए चेंज करवाते कि प्राथमिकता रोहतक वाले को मिल सकती थी और मिली भी। तो ऐसे में यहाँ विकास कार्य तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी खूब करवाए। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन का जिक्र कर रही है, ये तो नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ। भ्रष्टाचार तो पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। लेकिन इतना जरूर हुआ है कि बिना सिफारिश के या बिना कहा जा सकता है कि पैसे दिए या बिना पॉलिटिकल अप्रोच के यहाँ काफी सारे लोग नौकरी जरूर लगे। ये भी सच है कि यहाँ पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में करोड़ों रुपए पकड़े गए और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसे का लेन देन भी खूब हुआ। लेकिन बावजूद इसके कुछ उदाहरण हरियाणा प्रदेश में ऐसे जरूर सामने आए जहां पर सरकारी नौकरी एक गरीब परिवार को मिली और एचसीएस तक एक साधारण परिवार के लोग लगे, जो कि पहले की सरकारों में चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए और चाहे उससे पीछे ओम प्रकाश चौटाला की बात की जाए, ये असंभव सा लगता था कि किसी आम परिवार को, किसी साधारण परिवार को एचसीएस की नौकरी मिल जाए और वो भी बिना पॉलिटिकल अप्रोच के या फिर करोड़ों के लेन देन के बिना ये संभव नहीं हुआ करता था। तो ईमानदारी नौकरियों के लिहाज से कहा जा सकता है कि कुछ हद तक आई है, लेकिन वो ईमानदारी इतनी भी ईमानदार नहीं है। दरअसल अगर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व आज भी देखने को मिलता है। आज भी जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो टीचिंग स्टाफ की है, चाहे वो लॉ ऑफिसर्स की है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो सरकारी यूनिवर्सिटीज है वहां पर जो लोग अपॉइंट होकर आते हैं, फिर उनका एक संगठन विशेष से, एक राजनीतिक दल विशेष से सीधा लगाव देखने को मिलता है, सीधा जुड़ाव देखने को मिलता है। तो ये कहा जा सकता है कि पारदर्शिता बरतने की कोशिश की गई, लेकिन एक रिजर्वेशन भी यहाँ पर रख लिया गया। यूनिवर्सिटीज में आसानी से पॉलिटिकल लोगों को, पॉलिटिकल लोगों के परिवारों के बच्चों को एडजस्ट करने की या एक संगठन विशेष के बच्चों को एडजस्ट करने के लिए वहां पर एक स्पेस जो है रिजर्वेशन की तरीके से रखा गया। और अगर रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो तमाम तस्वीरें जो है वो लोगों के सामने स्पष्ट भी हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल इतना ये मानकर चलिए कि यहाँ हाईवेज को लेकर सबसे ज्यादा कहा गया कि हरियाणा को इतने सारे हाईवेज दिए गए। देखिए, हरियाणा को अगर हाईवे दिए गया, मान लीजिए दिल्ली से कटरा तक का हाईवे है, तो क्या जींद के इलाके से गुजारे बिना उस हाईवे को ले जाया जा सकता था? जी, तमाम ऐसे हाईवेज जो देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जिन्हें कनेक्ट करना था, तो हरियाणा के जो बीच का इलाका है, खासकर जींद के इलाके का मैं जिक्र करूंगा, यहाँ पर ज्यादातर जो हाईवेज हैं इसी इलाके से गुजरते हुए नजर आए। और फिर ये कहा गया कि विकास की रफ्तार देखिए किसी भी हाईवे पर अगर आप चढ़ते हैं तो फिर जेब ढीली होना तय है। सैकड़ों रुपए एक एक टूर पर लोगों को खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि काफी महंगे टोल यहाँ पर हैं और हर 40 किलोमीटर पर, और पानीपत के इलाके में और पानीपत और करनाल को अगर देख लें तो मुझे लगता है कि 10 किलोमीटर भी शायद एक टोल से दूसरा टोल नहीं होगा। तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं। यहाँ पर विकास दोनों ही तरफ से करवाया गया, लेकिन जो दावे रखे जा रहे हैं उतनी हकीकत भी नहीं है। कुछ हकीकत है, कुछ फसाना है, कुछ राजनीतिक दिखावा है। ये तस्वीर बनती नजर आ रही है। वीरेंद्र जी, 11 साल वर्सेस 10 साल, कौन किस पर भारी क्या नजर आता है? दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं। जो सरकार होती है सत्ता में, जाहिर सी बात है विकास कार्यों को तो कराएगी। अमली जामा किस सरकार में पहनाया गया, पूरी तरह से धरातल पर उतली योजनाएं, क्या लगता है 11 साल वर्सेस 10 साल? देखिए, कोई भी सरकार जब सत्ता में होती है तो वो विकास कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ती। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे इससे पहले पूर्ववर्ती भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही है। देखिए, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में विकास कार्य कराए, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन फिर वो हारे क्यों? 2014 में कांग्रेस को पराजय क्यों मिली? भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सत्ता क्यों सौंपी? और ये कारण है। देखिए, लोग भी बदलाव चाहते हैं, और बदलाव किस रूप में होता है, क्योंकि देखिए सरकार से लोगों को, जो लंबे समय तक सरकार सत्ता में रहती है तो सरकार के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर होती है वो उजागर हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ गई, इससे पहले कोई भी सरकार तीसरी बार सत्ता में नहीं आई थी। तो उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति ऐसी बनाई कि हर क्षेत्र में जहां जहां
जो गैर जाट क्षेत्र थे वहां ये इस बात का प्रभाव दिया कि एक वर्ग विशेष सत्ता में आने पर उस विशेष वर्ग का बोलबाला हो जाएगा। तो ये रणनीतिक मामले होते हैं। और देखिए, अगर मोदी जी के शासनकाल में देखें, जो भी भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां रही हैं वो भी कम नहीं रही हैं। हर सरकार प्रयास करती है लेकिन देखिए, भ्रष्टाचार तो पहले भी था और अब भी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो भूमि सौदे थे, रॉबर्ट वाड्रा के भूमि सौदे थे, उनको मुद्दा बनाया। लेकिन क्या उनको जेल हुई, क्या सजा हुई? क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी, क्या उनको पूरा किया? ना रॉबर्ट वाड्रा जेल में गए, ना भूपेंद्र हुड्डा गए। देखिए, उनकी तो इतने समय से चली रही है, जांच ही चल रही है। तो लोगों को ये कहने का आशय ये है कि देखिए, हर सरकार जो है अपने आप को सत्ता में लाने के लिए हर ढंग का, हर हथकंडा अपनाती है। और उसमें चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई अछूती नहीं है। अपनी अपनी रणनीति होती है। लेकिन विकास कार्य देखें तो जहां विकास कार्यों में वहां लोगों की आशाओं पर तुषारपात भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, जब मनोहर लाल जी थे, जब अगर नायब सिंह सैनी को नहीं लाया जाता तो मनोहर लाल जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता। तो भारतीय जनता पार्टी ने जोखिम नहीं लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता था कि सत्ता विरोधी लहर जो है काफी उग्र है, उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन किया। अगर इतने ही विकास कार्य हुए होते तो नेतृत्व परिवर्तन क्यों कराया जाता? बिल्कुल। तो ये देखिए, लोगों का मोह भंग तो होता ही है। वो भी सरकार लंबे समय तक रहेगी, वो उसके मोह भंग होना स्वाभाविक है। लोगों की अपेक्षाएं बहुत अधिक होती। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, देखिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत स्पष्ट है। लेकिन क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार पहले से भी ज्यादा बढ़ा है। बिल्कुल। तो कोई भी है ऐसे, देखिए, हर समय के अनुसार जो है ये सत्ता की स्थिति बदलती रहती है। और कांग्रेस के समय में अलग ढंग का भ्रष्टाचार था, नौकरियों में पक्षपात था, भेदभाव था, वर्ग विशेष के लोगों को नौकरियां दी जाती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिना खर्ची, बिना पर्ची का प्रचार भी किया और कुछ हद तक इस पर अमल भी किया है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को या उनके समर्थकों को नौकरियां नहीं दी जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारी नौकरियां जो है इस तरह अपने हिस्से में नहीं बांट ली, कुछ बिना खर्ची, बिना पर्ची के आम आदमियों को भी मिली है, जिसका व्यापक प्रचार प्रसार भी पार्टी कर रही है और इसका लाभ भी मिला है। तो कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे उनकी अपनी मजबूरियां थी, केंद्र को खुश रखना पड़ता था, कई व्यवस्थाएं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो काम की वो सम्मान होता है। तो ऐसे में देखिए, कुछ कारण तो ये रहे हैं। कोई देखिए, शासन व्यवस्था में हर जो नेता का अपना अपना एक पद्धति होती है। तो मनोहर लाल जी ने अपने ढंग से, अलग ढंग से प्रयास किया, लेकिन उनका जनसंपर्क उस ढंग का नहीं है, अब भी नहीं है। लेकिन उनका एक अपना अनुशासन है, वो उस अनुशासन पर वो अडिग रहते हैं। नायब सिंह सैनी की अपनी कार्यशैली है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी कार्यशैली थी। तो सबका अपना अपना प्रभाव रहता है। लेकिन लोग जो है कुछ समय के बाद लोगों का मोह भंग होना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग, अफसरशाही जो होती है, अफसरशाही में भी खामियां हैं। और अफसरशाही अपने ढंग से सरकार को चलाना चाहती है, नेता अपने ढंग से चाहते हैं, स्वार्थ भी टकराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दो लोग तो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, वो जो पहले कांग्रेस के समय में सत्ता की मलाई चाटते रहे, वो भारतीय जनता पार्टी में आए। क्या उन्होंने अपना तरीका बदल दिया? तो जब भी उनको अवसर मिलता है तो अब भी वो नहीं चूकते। तो ऐसे में लोगों में इस बात का भी प्रचार रहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था में बदलाव तो किया है, लेकिन पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाओ, अफसरशाही पर लगाम लगी हो, ऐसा दिखाई देता नहीं। देवेंद्र, सवाल यह है कि जो भूपेंद्र हुड्डा कामों को गिना रहे अपने शासनकाल का और कह रहे हैं कि सीधे तौर पर हमारे 10 साल बीजेपी के 11 सालों पर भारी हैं, इसका अगर मायने निकालने की कोशिश करें तो क्या है? कांग्रेस संगठन का पुनर्गठन कर रही है, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर रही है, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा, मायूस कार्यकर्ता हैं उनमें विश्वास जगाने की हुड्डा कोशिश कर रहे हैं, या फिर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बतौर नेता प्रतिपक्ष खुद को पेश करने की वो कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में ऑल इज वेल है, सब एक साथ इस बार निकल कर सामने आ रहे हैं? क्या कुछ लग रहा है इस पूरे समीकरण के बाद, इस अपने जो वादे हैं उनको गिनाने के बाद और अपने 10 साल बीजेपी के 11 सालों पर भारी बताने के बाद? देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो ये कि भूपेंद्र हुड्डा को लगता है कि काम तो मेरी सरकार ने बहुत किए भी हैं, उनको लगे कि क्रेडिट ये सरकार लेना चाह रही है, काम तो हमने भी किए, तो वो अपना गिना रहे कि अगर आपने काम किए तो काम हमने भी किए। और मैं अपनी तरफ से कहूं सौरभ, कोई भी सरकार है, देखिए सबने काम किए हैं। हरियाणा आज ये पंजाब से आगे निकल गए, मैं आपको बताता हूं। यहाँ हरियाणा में खुशहाली पंजाब से ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर
बड़े बिजनेस कर रहे हैं, आईएएस बनने हैं, गांव के बच्चे अब तो हरियाणा के आईएएस बनने हैं। तो पंजाब के मुकाबले हरियाणा में विकास तेजी से हुआ है। कोई सरकार, चौटाला सरकार थी, चौटाला ने भी काम किए हैं। बेशक लोग चौटाला की सरकार को अच्छा नहीं कहते, मेरे हिसाब से चौटाला ने भी काम किए हैं। बंसीलाल सरकार को तो हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। गांव गांव बिजली पहुंची, गांव गांव सड़कें बनी, नहरें बनी, ये चौधरी बंसीलाल कर गए थे। और चौधरी बंसीलाल ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा के, सौरभ कोई यकीन नहीं कर सकता, चौधरी देवीलाल भी ऐसे मुख्यमंत्री थे। जब उनकी डेथ हुई, कई साल तक मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे चौधरी बंसीलाल। लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पे दिल्ली के सर्वोदय नगर है, वहां पे एक कोठी है सिर्फ चौधरी बंसीलाल की, उस पर परिवार झगड़ रहा था। किरण चौधरी और इनके जो परिवार के लोग हैं, मतलब भ्रष्टाचार बंसीलाल नहीं किया, उनको वैसे हरियाणा का निर्माता कहा था। यही बात चौधरी देवीलाल के साथ थी, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मासी से लीडर थे, काम किया जितना हो पाया। लेकिन बाद की जो सरकारें आई उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्होंने विकास भी किया, लेकिन अपने लोगों का भी विकास किया। जैसे भूपेंद्र हुड्डा के बारे में कहा जाता है, रोहतक का मुख्यमंत्री, क्षेत्र विशेष का मुख्यमंत्री, मतलब सीएलयू बड़े पैमाने पे होती थी, अलग अलग वर्गों के लोग सीएलयू करवाते थे। हुड्डा सरकार में खुशहाली भी थी, हरियाणा में पैसा था जेब में, लेकिन सरकार ये भी अच्छी है, सरकार ने कई चीजों को दुरुस्त किया है। बीजेपी सरकार को 3 चीजों का क्रेडिट देता हूं। एक तो ऑनलाइन होने से करप्शन में कुछ कमी आई है, लोग घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के सीएससी पे जाके काम करवा लेते हैं। दूसरा, हाईवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली की स्थिति अच्छी है इस सरकार में, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज बने हैं, ट्रेन सर्विसेज बनी है, लाइनें बिछी हैं, नौकरियां भी मिल रही हैं। लेकिन नौकरियों की बात क्रेडिट ज्यादा लेते हैं सरकार, नेता लोग। मैं ये मानता हूं 80% तो मेरिट पर हो रही है, 20% वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें जानता हूं, जो चीजें हमारे आसपास होती है, हम सुनते हैं, देख रहे हैं। 80% नौकरियां मेरिट पे मिल रही हैं, लेकिन 20% कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन भी है। ये मैं बतौर पत्रकार बिल्कुल जानता हूं और कहने की हिम्मत रखता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। महेश, अब आगे किस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिलेगी? इंपैक्ट इस सियासी संग्राम का कितना पड़ेगा हरियाणा की सियासत पर? कांग्रेस को उसका कितना फायदा मिलने वाला है? जो काम हुड्डा साहब गिना रहे हैं, कह रहे हैं 12 नए सरकारी विद्यालय खोले, 56 नए ITI कॉलेज खोले, 4 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, 6 नए मेडिकल कॉलेज खोले, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का उन्होंने जिक्र किया, 10 सुपर स्पेशलिटी संस्थानों का जिक्र किया, 641 ग्रामीण अस्पतालों का जिक्र कर रहे हैं। बड़ी फहरिस्त है, तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा, कुछ कांग्रेस को इसका फायदा होगा? देखिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को बड़े शाइनिंग तरीके से देश के सामने रख रही थी और हरियाणा प्रदेश में मोदी और नायब सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को बड़े ही शानदार तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा था और एक अभियान के तौर पर इसे लिया जा रहा था। अब जरूरत क्या थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दरअसल जरूरत यह पड़ी कि कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस का पक्ष रखने वाले अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। कुमारी शैलजा कभी नहीं कहेगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में इतना काम हुआ। रणदीप सिंह सुरजेवाला कभी ये नहीं कहेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में इतना काम हुआ। आपको कोई बयान याद नहीं आएगा कि जब वो ये कहते नजर आए कि उनकी सरकार में बहुत सारी उपलब्धियां थी। तो यहां अगर किसी को सामने आना था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आना था। अगर 10 साल के कांग्रेस राज की उपलब्धियों को अगर किसी एक नेता को गिनवाना था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गिनवाना था। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये जानते हैं कि बाकी कोई नेता उनके राज की तारीफ करेगा नहीं। तो ऐसे में अपनी तारीफ करने की मजबूरी यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने खड़ी थी और यही वजह कि वो पूरी फेहरिस्त लेकर आए। और ऐसा नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो फेहरिस्त लेकर आए हैं वो झूठ है या गलत है, पूर्णतः सही इस तमाम जानकारी को मैं मानता हूं, क्योंकि जो भी कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं तमाम हर एक शब्द ये जायज नजर आता है और बिल्कुल सटीक ये जानकारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दी जा रही है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया, यहाँ पर मजबूरी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, क्योंकि काउंटर अटैक अगर किसी को करना था, मुकाबला अगर किसी को करना था तो कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही करना था। कोई दूसरा नेता ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप जिक्र ये कर रहे थे कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। दरअसल इंपैक्ट इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस पार्टी का संगठन कैसा बनेगा। जो मजबूत जिलाध्यक्षों का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, वो मजबूत जिलाध्यक्ष क्या कांग्रेस पार्टी ढूंढ पाएगी, उन्हें कुर्सी पर बैठा पाएगी, और अगर बैठा भी दिया तो क्या उन्हें मजबूत बना पाएगी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस पार्टी का संगठन कैसा खड़ा होता है, कितना एग्रेसिवली वो पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने का काम करता है, सरकार का विरोध करता है और जनता के बीच अपनी पैठ को बढ़ाता है। ये सब कुछ इसी बात पर निर्भर
करेगा। वीरेंद्र जी, शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा, आगे हरियाणा की सियासत किस तरह से देखते हैं बतौर कांग्रेस? बीजेपी तो मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस की स्थिति किस तरह से देखते हैं आगे इन तमाम सियासी संग्राम के बाद? शॉर्ट में सर। देखिए, अभी तक तो कोई चुनाव है नहीं, अगले वर्ष में राज्यसभा की 2 सीटें खाली होनी है। तो कांग्रेस के समक्ष चुनौती है कि अपने 37 विधायकों को एकजुट रखे और राज्यसभा की 1 सीट अपने पक्ष में कर दे। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाती तो कांग्रेस और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस अपने 10 सालों के कामों को बेहतर बता रही है, बीजेपी जहां 11 साल में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में ये क्या संजीवनी साबित होंगे 10 साल? जो हुड्डा जिन वादों को गिना रहे हैं कि जनता में, कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के विश्वास पैदा होगा, ये सवाल। और बीजेपी को कितनी टक्कर कांग्रेस दे पाएगी, देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।